Okay, so let's revise today. फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस दिखा देती हूँ मैं आपको एंड लेट्स सी कि उनको कैसे अटेम्प्ट किया जाएगा. ओके, सो कुछ कुछ स्मॉल स्मॉल 1 मार्क के क्वेश्चन बच्चों आ सकते हैं. जैसे क्या है, डिफाइन सिस्टमैटिक्स. हाउ डू यू से सिस्टमैटिक्स क्या होता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म को आपको स्टडी करना है, आइडेंटिफाई क्लासिफिकेशन करना है, उसको नॉमेनक्लेचर करना है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उस स्टडी को वी विल से इट एज अ सिस्टमैटिक्स. सिस्टमैटिक्स एंड टैक्सोनॉमी में आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो मेक श्योर ये 1 मार्क के जो डेफिनेशन है इनमें गलतियां ना करो, क्योंकि ये क्वेश्चन ही आपको बहुत अच्छे से मार्क्स फेच कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज अ सिंपली 1 मार्क क्वेश्चन. अगेन अ 1 मार्क क्वेश्चन की हाउ डू यू डिफाइन स्पीशीज, टैक्सॉन, कपलेट. एनीवन? स्पीशीज क्या हो सकता है बच्चों? कि ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो क्या है, या फिर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो एक साथ रहते हैं, मतलब एक साथ इंटरब्रीड जो है वो कर सकते हैं, फ्रीली इंटरब्रीड अमॉन्ग ईच अदर, एंड ऑल्सो क्या है, वो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो शेयर करते हैं. दे शेयर द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स. तो इन दोनों चीजों को लिखना ना भूलिएगा. सो हाउ डू यू डिफाइन स्पीशीज? कि सच ग्रुप ऑफ organisms which are sharing similar characteristics and also they freely interbreed. ऐसे ग्रुप को हम क्या कहते हैं? स्पीशीज. स्पीशीज क्या है? सबसे लोएस्ट कैटेगरी है, लोएस्ट टैक्सॉन है ना, आपकी जो हायरार्की है. आपको आर.एच. व्हिटेकर आई गेस याद होगा, जो क्लासिफिकेशन दिया था उन्होंने. तो उन्होंने क्या कहा था? स्पीशीज को सबसे बॉटम में रखा था, और सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो स्पीशीज में ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के साथ कैरेक्टर्स को सिमिलर वे से शेयर करते हैं और रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं. ओके, टैक्सॉन को आप कैसे डिफाइन करोगे फिर? जैसे स्पीशीज इज व्हाट? स्पीशीज इज वन टैक्सॉन. मतलब क्या हो गया कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स, या हम उनको रैंक कहेंगे, रैंक और कैटेगरी, जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करती है, जिनको एक रैंक में फिर एक कैटेगरी में रखा है. जैसे आपका आर.एच. व्हिटेकर में क्या है, हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम किंगडम तो लेके स्पीशीज तक. आई होप यू रिमेम्बर क्या क्या आता है. किंगडम आता है, फाइलम, ऑर्डर, क्लास, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज. तो हाउ 7 ये जो भी है कैरेक्टर कैटेगरीज, इन्हीं को क्या कहा जाएगा? टैक्सॉन. सो ऐसे कैटेगरी, ऐसे रैंक को हम टैक्सॉन कहते हैं, जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर किया जाएगा, जिसको एक ही ग्रुप में रखा जाएगा, जहां पे सारे ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में, एक टैक्सॉन में रखा जाएगा. टैक्सा और टैक्सॉन आता है तो कंफ्यूज नहीं हो जाए, सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल का ही फर्क है. टैक्सॉन मतलब 1 हो गया, टैक्सा मतलब ज्यादा हो गए, इतना ही फर्क है. दोनों का डेफिनेशन जो है वो सेम है. तो टैक्सॉन इज अ बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन हम कह सकते हैं, जिसके ऊपर हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑर्गेनिजम्स को. और कपलेट क्या हो गया? यस, एनीवन कैन टेल मी कपलेट? इंटरेस्टिंग है. Many times can be asked what is couplet? Quickly बताओ, couplet क्या है? जल्दी, anyone hint दे दो बस. नहीं पता. Anyone who loves? हाँ, या something a pair of two. Good सर्वेश, close enough. तो कपलेट क्या है? एक मेथड है, टेक्सोनॉमिकल एड है. इट इज कॉल्ड एज टेक्सोनॉमिकल एड का एग्जाम्पल है. इन एड का हेल्प लिया जाता है किसके लिए? ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए, नॉमेनक्लेचर देने के लिए उनको किया जाता है. जैसे आपको मैनुअल हो गए, जो हर्बेरियम है, ये सब क्या है? दीज आर ऑल टेक्सोनॉमिकल एड. उसमें कपलेट भी एक एड है, जिसमें क्या करते हैं, देयर आर यूज ऑफ 2 स्टेटमेंट, और ये जो दोनों स्टेटमेंट होंगे ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के होंगे. कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. तो आप क्या लिखोगे? कपलेट का डेफिनेशन अगर 1 मार्क के लिए है तो इट्स अ टैक्सोनॉमिकल एड इन विच अ पेयर ऑफ स्टेटमेंट इज यूज्ड विद अ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. सिंपल, इतना ही लिख सकते हो, काफी है. तो ये क्या करता है जनरली कपलेट में? 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के आधारित एक हर स्टेटमेंट लिया जाएगा. जैसे कोई अगर आपको फ्रूट दिखा है, फ्रूट का कलर क्या है? रेड है या ऑरेंज है? तो रेड होना और ऑरेंज होना एक स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट हो गए. जो भी होगा उसके ऊपर से आप वो टिक करोगे और आगे नेक्स्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स की तरफ जाओगे.
नहीं है टैक्सोनॉमिकल एड। हाँ, कीज का ही है हिस्सा है सर्वेश। की इज अ टैक्सोनॉमिकल एड जिसमें ये कपलेट का यूज होता है। कपलेट, कपल मतलब क्या, पैर। हिमांशु, सिर्फ आप ही को मेरा नाम, मेरा आवाज कम आ रहा है या सभी को? इफ एवरीबडी देन प्लीज लेट मी नो। अगर किसी को आ रहा है यू कैन जस्ट री लॉग इन। ओके, देन अभी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग करके क्यों नहीं आइडेंटिफाई होता है? नाउ दिस कैन फॉर्म योर 2 मार्क क्वेश्चन। नाउ कैन एनीवन, आपने ये फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं हमने, है ना? तो इसमें हमने देखे कि क्या क्या डिफाइनिंग। फरीद, आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा फरीद, फिर इसका रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा आपको फ्लुएंट सोर्स में, डोंट वरी फरीद, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है। ओके, मैं ये बता रही थी कि एनीबडी हु नोस कि ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं कंसिडर करते हैं? सी, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ग्रोथ जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं किया जाता क्योंकि कुछ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी है, जैसे माउंटेन जो आपके एग्जाम में बुक में दिया है, जो क्या करते हैं, मास में ग्रोथ दिखाते हैं। हाँ, सैंड ड्यून्स, वेरी करेक्ट, करेक्ट। एंड दूसरी बात, फिर रिप्रोडक्शन को क्यों नहीं कहा जाएगा? हाउ रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी? यस यस। अब रिप्रोडक्शन में जैसे कुछ स्टराइल ऑर्गेनिजम्स है, या स्टराइल ऑर्गेनिजम्स जैसे म्यूल हो गया, ये स्टराइल ऑर्गेनिजम्स जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। इसीलिए तो हम, अब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते तो ये मतलब तो नहीं हुआ ना कि वो लिविंग नहीं है। करेक्ट, वर्कर बीज, या आदित्य, आई डोंट नो विच लिंक यू हैव ज्वाइंड। इट्स ओके, सेम ही चीज चलेगी, कौन से भी लिंक पे आप जाओगे तो भी सेम ही ये चलेगा, सेशन चलेगा, मतलब यही 3 चैप्टर को, इसी क्वेश्चंस को आपको रिवाइज किया जाएगा। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 2 मार्क के लिए? ग्रोथ नॉन लिविंग भी कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कुछ स्टेराइल ऑर्गेनिज्म नहीं कर सकते, इसीलिए हम इन दोनों चीजों को एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बना सकते। क्लियर? हाँ, यस, दैट्स करेक्ट सिद्दीकी। या वर्कर बेस का पॉइंट करेक्ट है। ओके, नाउ व्हाट इज द बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमिकल स्टडीज? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो मॉडर्न टेक्सोनॉमिकल हमने जो क्लासिफिकेशंस देखे, है ना, उन टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशंस का, उन स्टडीज का बेसिस क्या है? जैसे न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी देखा होगा, कीमो टेक्सोनॉमी आपने देखा है, साइटोटेक्सोनॉमी देखा है। उसमें क्या है कि क्या ऐसी चीजें हैं जो वो टेक्सोनॉमी का आधार बनती है, बेसिस बनती है, किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है? तो क्या क्या चीजें हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल चीजें कोई भी ऑर्गेनिज्म की, देन उन ऑर्गेनिज्म का सेल स्ट्रक्चर, देन उनका डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन मतलब क्या, फाइलोजेनी हो गया, है ना, ये सारी चीजें, सेल का स्ट्रक्चर, सेल का डेवलपमेंट, इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मतलब ही मॉर्फोलॉजिकल एंड वेजिटेटिव स्ट्रक्चर हो गया, एंड फाइलोजेनी। ये 4-5 पॉइंट्स है जिनके आधार पे टेक्सोनॉमिकल स्टडी जो है वो बेस्ड है। या यू कैन राइट एनी ऑफ देम, यस। क्या रिपीट करना है आजाद? एक बार ये चैप्टर खत्म कर दो, देन यू कैन आस्क मी, फिर हमें सेकंड और थर्ड पे भी जाना है। सी, अभी कीज का क्वेश्चन आ गया, अभी हम देख रहे थे ना कीज के बारे में। तो कीज क्या है? एनालिटिकल इन नेचर एंड हाउ आर दे हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, हाउ। तो अभी मैंने कीज के बारे में बताया था, तो की क्या है? इज अ टैक्सोनॉमिकल एड है। टैक्सोनॉमिकल एड मतलब क्या कि एड इज नथिंग बट अ हेल्प। अब आप फर्स्ट एड बॉक्स बोलते हो ना, फर्स्ट एड बॉक्स मतलब क्या? सबसे पहले काम आने वाली कोई चीज, अब अगर कोई दुर्घटना हो गई है तो एड इज नथिंग बट हेल्प बेसिकली। तो यहाँ पे हेल्प किसके लिए चाहिए? फॉर द क्लासिफिकेशन। तो क्या क्या चीजें हैं जो क्लासिफिकेशन के लिए हेल्प करेगी? तो यहाँ पे की के बारे में पूछा गया इस क्वेश्चन में। बहुत सी है, म्यूजियम है, हर्बेरियम है, मैनुअल्स है। तो यहाँ पे की का यूज किया है एज फॉर द टैक्सोनॉमिकल एड। तो की क्या होता है? ये क्या करता है? आइडेंटिफिकेशन करता है प्लांट्स और एनिमल्स का, किसके बेसिस पे? उनकी सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज की बेसिस पे।
तो उनमें क्या होता है, दो स्टेटमेंट्स जिनको क्या कहा जाता है, कपलेट। करेक्ट। सो इन कपलेट की बेसिस के ऊपर कोई अगर सिमिलैरिटी है या सिमिलैरिटी है तो उस ऑर्गेनिज्म को एक ही क्लास के अंदर डाला जाएगा, अलग अलग है दोनों भी तो अलग अलग क्लास में डाला जाएगा। तो इस तरह से दो दो स्टेटमेंट्स बना बना के उसको सिलेक्ट करके एक को सिलेक्ट करते हैं, एक को रिजेक्ट करते हैं। ऐसे सिलेक्ट कर करके सेंटेंसेस को उस ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जा सकता है। सो दिस इज द सेंटेंस हाउ यू कैन डू इट। डोंट वरी, इसका आपका रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, सो डू नॉट वरी, ओके, टेंशन ना लीजिए बच्चों। देन कमिंग टू अगेन 1 1 मार्क क्वेश्चन, बट ये 3 मार्क का भी कंबाइन करके पूछा जा सकता है कि भाई डिफाइन द जीनस, डिफाइन द फैमिली, डिफाइन द ऑर्डर। अब इन तीनों को आपने कहा देखा है, ये क्या है, दीज आर ऑल 3 यू कैन से टैग्जा है ये, या इनको रैंक भी कहते हैं या कैटेगरी भी कहते हैं। कहाँ पे, इन टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। जो हायरार्की है, ओके यहाँ पे लिख नहीं रहा है, ठीक है, जो हायरार्की है जो शुरू होती है किंगडम से, किंगडम, देन होता है फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, फिर आएगी जीनस और एंड में आता है स्पीशीज। तो इस हायरार्की में ये जो भी है फैमिली, ऑर्डर और जीनस, ये उनके टैक्सास है या हायरार्की, दैट्स ट्रू। तो बच्चों आप लोग स्पेलिंग मिस्टेक ना कीजिएगा, हायरार्की का स्पेलिंग गलत हो गया है। सो जीनस मतलब क्या, अभी जीनस क्या है कि स्पीशीज को हमने डिफाइन कर लिया था कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन हो सकता है जो कैरेक्टर्स को सिमिलरली शेयर करते हैं। अब ऐसे स्पीशीज जो सिमिलर कैरेक्टर्स शेयर करते होंगे उनको एक जीनस में रखा जाएगा, फिर ऐसे जीनस जो सिमिलर होते हैं उनको फैमिली में रखा जाएगा। तो ऐसे हम रिवर्स जाते रहते हैं बेस्ड अपॉन द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। यस, तो हम इसलिए जीनस को कैसे डिफाइन करेंगे, इट्स अ टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन दैट इंक्लूड्स रिलेटेड स्पीशीज। फैमिली में क्या आएगा, दैट रिलेटेड मोर जनरा, ऐसे जनरा जिनमें ऐसे जीनसेस, जीनस एंड जनरा का मतलब एक ही है, ओके, सिर्फ प्लूरल एंड सिंगुलर की बात आती है। तो ऐसे जनरा जिनमें कॉमन कैरेक्टर्स हो उनको एक फैमिली में रखा जाएगा। फिर ऑर्डर में क्या आएगा कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें कॉमन फैमिलीज आएंगे, सेम सेट ऑफ सिमिलर सेट ऑफ कैरेक्टर्स जो फैमिलीज शेयर करती है एक दूसरे में, उनको एक ऑर्डर में रखा जाएगा। तो ऐसे करके हायरार्की बनेगी। सिमिलर क्लास वाले एक फाइलम में जाएंगे, एक सारे फाइलम वाले एक किंगडम में चले जाएंगे, राइट। तो आपने क्या क्या फाइलम देखा था, प्लांट किंगडम में मान लो आपने ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, आल्गे वगैरह को देखा। तो ये सारे में कॉमन क्या था कि सारे के सारे प्लांट्स थे, इसलिए वो चला गया प्लांट किंगडम में। तो दैट्स हाउ द हायरार्की इज बिल्ट। जीनस में मैंने ये बताया कि सारे स्पीशीज जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, रिलेटेड कैरेक्टर शेयर करते हैं, वो एक जीनस में रखे जाते हैं, ओके। सो यू कैन सी यहाँ पे एग्जांपल्स भी है, मैंजिफेरा, फैलिडे एंड लेपिडोप्टेरा। यस, सो दिस कुड बी बच्चों 3 मार्क क्वेश्चन, जीनस, फैमिली, ऑर्डर तीनों के लिए एक एक मार्क करके, ऐसे कंबाइन करके एक 3 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। अमित, इररिलेवेंट क्वेश्चन। ओके, अब आता है कि क्लासिफिकेशन को डिफाइन कीजिए, सिग्निफिकेंस क्या है एंड द 6 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या था। दिस कुड बी योर 5 मार्क क्वेश्चन, ओके। सो हाउ डू यू डिफाइन क्लासिफिकेशन, सिंपली कि ऐसा प्रोसीजर जिसमें क्या करते हैं हम ऑर्गेनिज्म को अरेंज किया जाता है एक हायरार्किकल सीरीज में, ग्रुप्स में, बेस्ड अपॉन व्हाट, सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, सो दिस इज फर्स्ट टू अवॉइड द कंफ्यूजन। आप इससे कंफ्यूजन अवॉइड कर सकते हो, आप इससे स्टडी कर सकते हो, दिस फॉर्म्स द बेस ऑफ योर स्टडी। देन इससे रिसर्च हो सकता है, देन इससे क्या हो सकता है, न्यू ऑर्गेनिज्म को हम उसके सही जगह में जो है वो रख सकते हैं, मतलब उसको ठीक से क्लासिफाई कर सकते हैं। ऐसे कुछ पॉइंट्स है जिसको क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। क्यों क्लासिफाई किया, व्हाट इज द सिग्निफिकेशंस ऑफ क्लासिफिकेशंस। देन व्हाट इज द 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, किसी को याद है, एनीबॉडी रिमेंबर्स, हमने 5 किंगडम देखा था, व्हाट डू यू रिमेंबर बाय 6 किंगडम क्लासिफिकेशन।
कैरोल वोज इन्होंने दिया था। एनीबडी रिमेम्बर्स कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने क्या देखा है? ना हिमांशु, नहीं। कम ऑन, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग। ओके, हिंट, इसमें पीछे के 4 क्लासेस तो है, मतलब किंगडम्स तो है, बट स्टार्टिंग का किंगडम स्प्लिट हुआ है। हाँ, 3 डोमेन, करेक्ट करेक्ट। 3 डोमेन, फर्स्ट डोमेन जो है, कैन एनीवन? हाँ सही है। तो मोनेरा को जो ना हम 5 किंगडम में मोनेरा बोलते हैं, बट इनिशियली 6 किंगडम में उसको क्या किया था? इट वाज लाइक आर्की बैक्टीरिया, देन यू बैक्टीरिया। अभी इन दोनों को हम मोनेरा कहते हैं। देन फिर आते हैं हमारे प्रोटिस्टा। हाँ, क्या आएगा फिर? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई। यस। देन प्लांट, अरे सॉरी, प्लांटे, एनिमेलिया। तो ये 4 तो सेम ही है, बस इन दोनों को मर्ज करके फिर मोनेरा बनाया था, विच फॉर्म द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 6 में क्या हो जाएगा? आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। होप इट्स क्लियर। ओके, ना लास्ट क्वेश्चन, कि इसमें फिर से 5 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है कि रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत बार पूछा भी गया है। तो ध्यान दीजिए कि रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर में आप क्या यूज करते हो। बेसिकली कौन सा लैंग्वेज है? लैटिन लैंग्वेज है ना? सबसे पहली बात की लैटिन लैंग्वेज है। और अगर आप कंप्यूटराइज्ड लिखते हो तो इटैलिक्स में होगा। हाथ से लिखते हो तो क्या करते हैं हम? इफ इट इज हैंड रिटन, देन अंडरलाइन किया जाएगा भी, दोनों भी वर्ड्स को। तो 2 चीजें यूज होती है ना, जैसे होमो सैपियंस देखिए, जीनस एंड स्पेसिफिक एपिथेट, ऐसे 2 चीजों का यूज होगा। यस। तो दोनों में भी जीनस का जो लेटर होता है वो फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, और स्पीशीज का फर्स्ट लेटर जो होगा वो स्मॉल होगा। दोनों को भी अंडरलाइन करना है। यस, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। और सेकेंड हाफ जो क्वेश्चन है बच्चों, कि जो लिन है, व्हाट डज इट रेफर्स? इज लिन। तो लिन रेफर्स टू व्हाट? साइंटिस्ट नेम, जिन्होंने इसको पहले डिस्क्राइब किया था। तो इट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ साइंटिस्ट, एब्रिविएशन। यस, कार्लस लिन, करेक्ट, कार्लस लिन इसका ये था। ओके, सो कमिंग टू योर लास्ट क्वेश्चन, कि यहाँ पे पूछा है कि कोई भी एक खरा एग्जाम्पल ले लीजिएगा, कोई भी एक, और उस एग्जाम्पल का कंप्लीटली हरारकी, टेक्सोनॉमिकल हरारकी को दीजिएगा। तो पॉसिबल है कि यू शुड राइट फ्रॉम विद द स्टार्टिंग विद द किंगडम। जैसे यहाँ पे मैंने ब्रिंजल का लिया है, मोस्टली इसी को पूछा जाता है। नहीं, ये ओपन बैच नहीं है। सेशंस जो है वो अलग अलग बैचेस को डिवाइड किया है टीचर्स के हिसाब से। ये आपके रेगुलर क्लास के हिसाब से बैचेस नहीं है, दीज आर द मर्ज्ड वन। 4 ही बैचेस है यहाँ पे। तो जो भी रेस्पेक्टिव टीचर है उस बैच को ले रहे हैं, मर्ज्ड बैचेस है ये, एक इंडिविजुअल बैच नहीं है। बिकॉज ऑफ योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये आज 2-3 दिन के लिए जस्ट फॉर योर एग्जाम दिस इज डन। ओके, सो दिस इज नॉट अ टीचिंग बैच और ओपन बैच। या ओके, तो किंगडम क्या है ब्रिंजल का? प्लांट है, पता है। सो एंजियोस्पर्म है, फ्लावरिंग प्लांट है। डाइकॉट है, सोलेनेल्स ऑर्डर है। सोलनेशिए फैमिली है। एंड व्हाट विल बी द साइंटिफिक नेम ऑफ ब्रिंजल? सोलानम मेलोगना। एंड ह्यूमन बींग्स का तो आपको ह्यूमन बींग्स का तो रट लेना ही चाहिए यार, बहुत इजी है। एनिमल है, ऑफ कोर्स वी नो। देन कॉर्डेट्स है, ऑफ कोर्स, बिकॉज वर्टिब्रल कॉलम है। क्लास मैमल्स, ये भी याद हो जाएगा। ऑर्डर क्या है? प्राइमेट, होमिनिडी फैमिली, एंड जीनस इज होमो सैपियंस। प्रीटी इजी है ना? अब मैं आपको दिखाती हूँ अबाउट द थर्ड चैप्टर, देखते हैं हम। गिव मी अ सेकेंड। सेकेंड एंड थर्ड, अभी इतना समझ में आ गया एवरीवन फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर? Give me 1 minute. I'll just show you the other thing. Great, great. Good going. Fine.
हाँ हाँ, साथ में हमने मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, जस्ट सेकेंड लेट मी प्लग इन। हाँ हाँ हाँ, हम लोग चैप्टर्स को डिवाइड कर रहे हैं, तो एक एक दिन में 2 या 3 चैप्टर कवर करेंगे, फिर बाद में बाकी का कल के सेशन में करेंगे, ठीक है ना। ओके, दिख रहा है स्लाइड? 2 से 3, आर्यन। ओके, सो मूविंग टू द सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर, लेट्स सी। कंबाइन किया है इसको मैंने, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्लांट किंगडम, जो आपका सेकेंड एंड थर्ड है। ओके, क्विकली एनीवन कैन आंसर मी फर्स्ट क्वेश्चन, सुपर इजी। फर्स्ट चैप्टर तो वैसे भी बहुत ही सिंपल था, फिर भी बहुत लोगों ने आंसर नहीं किया है, कोई बात नहीं। यस, वेरी गुड वेरी गुड, दैट्स ट्रू दैट्स ट्रू। बाकी लोग, या वेरी गुड। सो एनाबेना एंड नोस्टॉक जो है, ये क्या करते हैं? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, करेक्ट। इनमें जो हिट्रोसिस होता है, आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो ना, यू कैन सी दिस टाइप ऑफ सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सिंग। कौन से प्लांट? जैसे लेग्यूम्स प्लांट होते हैं, लेग्यूम्स प्लांट के रूट नोड्यूल्स में स्पेशली ये दिखेंगे हमको। हाँ, सही है। सो दिस कुड बी अ सिंपली 1 मार्क क्वेश्चन होगा बच्चे ये। ओके, रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन कि एस्कोमाइसिटीज कौन सा एग्जाम्पल है एस्कोमाइसिटीज का जो जेनेटिक वर्क के लिए यूज किया गया है। अगर सबने एनसीईआरटी बहुत ही अच्छे से पढ़ ली होगी, या एक बार भी पूरा लाइन टू लाइन पढ़ लिया होगा ना, यू विल डेफिनेटली आंसर दिस। यस, विच इज द, ये वन वन मार्क क्वेश्चन है बच्चों, अभी ये 1 मार्क क्वेश्चन ही ले रही हूँ मैं, और कुछ 2-3 1 मार्क डिस्कस कर लेते हैं, देन आगे बढ़ते। तो ऐसा कौन सा फंगा है एस्कोमाइसिटीज में? चलो एक हर एग्जांपल दे दो मुझे। नो वन, ये पढ़ा है? न्यूरोस्पोरा क्रैसा या फिर क्लेविसेप्स? एस्परजुलस नहीं, यहाँ पे हम बायोकेमिकल वर्क या फिर जेनेटिक वर्क की बात कर रहे हैं। एस्परजुलस तो जनरली कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के लिए यूज होगा। नहीं पढ़ा, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग प्रियांशु। एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ोगे ना, बहुत सही जाए, आपका नीट भी इजीली क्रैक हो जाएगा, मैं तो बताती हूँ। बोर्ड तो हो हीगा, नीट भी क्रैक हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी इज योर लाइक बाइबल और गीता और वट एवर यू कैन से, इट्स योर लाइक फॉर द 2 years, फॉर द नेक्स्ट 2 years। Yeah, Neurospora, that's true. So Neurospora crassa या फिर Claviceps, you cannot only one। Neurospora crassa जो है, ये फंगाई को जेनेटिक वर्क्स में बहुत यूज किया है। सिंपल बॉडी है, सिंपल रिप्रोडक्शन है इसका, इसलिए बहुत इजीली इसको यूज किया जा सकता है। अभी इसका क्वेश्चन का आंसर तो मैंने दिया है, फिर भी एनीवन? रेड टाइड्स क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ दिस गोनोलिक्स। कहाँ पढ़ा है इसको? एनीवन? वेयर डिड यू रीड दिस? रेड टाइड्स तो पढ़ा है ना, कि क्या होता है? रेड टाइड्स जो होते हैं, दैट इज वन टाइप ऑफ व्हाट? मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, इतना हिंट दे रही हूं मैं। या दे आर डाइनोफ्लैजेलेट्स। गुड, वेरी गुड। सो ये डाइनोफ्लैजेलेट्स क्या होते हैं? दीज आर गोइंग टू सीक्रेट सम काइंड ऑफ टॉक्सिन। ओके, सो ड्यू टू देयर अपीयरेंस, उनकी अपीयरेंस की वजह से जो लहरें होगी समुद्र की वो रेड दिखती है, बट ये टॉक्सिन जो सीक्रेट करेगा, ये दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स को हार्म करेगा, करेक्ट, एंड दैट इज व्हाई दे आर हार्मफुल। हाँ बच्चा, स्पेलिंग ठीक से लिखिएगा, एवरीवन प्लीज टेक केयर ऑफ द स्पेलिंग्स। दिस कुड बी योर 2 मार्क क्वेश्चन, रेड टाइड्स वाला, एंड बहुत बार आया है, ट्रस्ट में, बहुत बार आया है सीबीएसई के पेपर में। Which class of kingdom fungi has both unicellular as well as multicellular body? And कौन सा फंगा है जिसको कॉप्रोफिलिस कहा है? ओके, ये सेकेंड हाफ तो मैं बता देती हूँ, शायद आपने नहीं पढ़ा होगा या फिर ध्यान नहीं दिया होगा। तो ऐसा फंगा है जो डेड पे ग्रो होता हो या डंग पे ग्रो होता हो, काउडंग जो है, काउडंग पे जो ग्रो होता है उसको कहते हैं कॉप्रोफिलिस फंगाई। अब बताइए कौन सा ऐसा फंगाई है जिसमें यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर बॉडी है? इस फंगाई को कहा देखा था?
So yeast is unicellular. Ascomyces, it is very good. और जो हमारा पेनिसिलियम है ये मल्टीसेलुलर बॉडी रखता है. सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बॉडी जो डंग पे ग्रो होते हैं उनको कहते हैं कॉप्रोफिलस. अमीबा, हे भगवान वैभव, अमीबा और फंगाई में बहुत फर्क है ना बच्चे. वैभव अमीबा यहाँ पे नहीं आएगा. ओके अब सम सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, पोल्यूशन इंडिकेटर भी यूज किया है, जिनके पास क्लोरोफिलस ये भी है, कुछ कंपोनेंट भी है, वो क्या है? वेरी गुड. सो लाइकन, अगर 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन आता है तो लाइकन को डिफाइन करोगे कि दे आर द ऑर्गेनिजम्स दैट फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन, है ना. कौन कौन बनाता है लाइकन को? आल्गा प्लस फंगाई. तो आल्गा में जो है, आल्गा इट इज कॉल्ड एज समथिंग एंड फंगाई इज कॉल्ड एज समथिंग. एनीवन? आल्गा इज कॉल्ड एज व्हाट कंपोनेंट? जो प्लांट कंपोनेंट है. आल्गा क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है ना. ये फोटोसिंथेटिक पार्ट है. ये क्या करेगा? फंगा क्या करेगा? ये शेल्टर दे सकता है, ये प्रोटेक्शन देगा, ये ऐसी चीजें करेगा. मतलब एक दूसरे को सिम्बायोसिस है ना, एक दूसरे को ये चीजें वो हेल्प करेगी. आल्गा को कौन सा कंपोनेंट कहा जाएगा? फंगा का कौन सा कंपोनेंट कहा जाएगा? लिसन टू माय वर्ड्स, क्योंकि ये सारी चीजें आपको लिखनी है आंसर में. इस क्वेश्चन के आंसर में आपको लिखना है. नो, या फाइकोबायंट, दैट्स करेक्ट. आल्गा वुड बी फाइकोबायंट. फाइको प्लांट वाला हिस्सा, एंड दिस वुड बी माइको. माइकोबायंट. माइको मतलब क्या? फंगाई. जब भी माइकोलॉजी, माइको के बारे में सुनते हो, इट्स नथिंग बट अ फंगाई रिलेटेड टर्म. माइकोबायंट मतलब द फंगल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन, एंड फाइकोबायंट मतलब algal कंपोनेंट ऑफ लाइकेन. सर्वेश, माइसिलियम सिर्फ फंगाई में देखेंगे हम. माइकोलॉजी या माइकोटा, ये अगर टर्म आता है तो इट इज फंगाई. पूरे फंगाई को ही, स्टडी ऑफ फंगाई इज कॉल्ड एज माइकोलॉजी. माइकोटा क्लास मतलब क्या? फंगाई की क्लासेस. माइसिलियम मतलब फंगाई का जो स्ट्रक्चर होता है उसको माइसिलियम कहा जाएगा, फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स. तो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड. हाँ, mycelium is relating to mycoband, that's true. Who gave 5 trinium classification? ये तो सब लोगों ने आंसर देना चाहिए यार. ये मैं आंसर ही नहीं करने वाली हूँ, आप लोगों ने आंसर देना चाहिए मुझे. या जो भी मुझसे बात नहीं कर रहे यहाँ पे, क्विकली, जो सिर्फ सुने जा रहे, पता नहीं है भी या नहीं. गुड गुड गुड, यस गुड. सो यू नो दिस. क्राइटेरिया क्या है अब? हाँ, विटेकर है. विटेकर तो आप शायद ना कभी भी नहीं बोलोगे. एंड के लाइफ के एंड में भी आपको नींद में से भी उठाएंगे ना कि बताओ जल्दी से 5 ग्राम किसने दिया है, तभी भी आप नींद में भी बोल. या ओके. अब क्राइटेरिया क्या था? उन्होंने क्या क्या चीजें यूज की थी जिसके आधार पे उन्होंने क्लासिफिकेशन को दिया था? मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज किया था, देन या बॉडी, थैलस मतलब बॉडी रिकॉग्निशन, देन रिप्रोडक्शन का मोड यूज किया था, है. हाँ, सेल ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल टाइप. फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यहाँ नहीं आएगा. कंफ्यूज हो गए? नहीं नहीं, ग्रोथ भी नहीं आएगा. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड सेल टाइप. सेल ऑर्गेनाइजेशन या फिर सेल टाइप बोल सकते हो. तो ये कुछ चीजें थी जिसके ऊपर क्लासिफिकेशन जो किया था. फाइलोजेनिक को यहाँ पे मत लाइए प्लीज, कंफ्यूज ना होइए. ये आपका बन सकता है 5 मार्क क्वेश्चन. क्राइटेरिया के साथ अगर और भी ऐसे एक्सटेंडेड क्वेश्चन आ गया कि कोई भी एक किंगडम का एग्जांपल दे दो, तो यू कैन गिव 5 किंगडम है ना, किसी भी एग्जांपल का आप दे सकते हो किंगडम का एग्जांपल. यस, अगेन नाउ, यस, आप लोगों ने हैंड्स रेज किया है. यू वांट मी टू आस्क, यू वांट टू आस्क एनीथिंग टू मी? ठीक है. यस, याद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगाई के 3 स्टेप्स थे. ये वाला प्लाज्मोगैमी,
देन था कैरियोगैमी, और फिर था मियोसिस जो जाइगोट में होता था। तो प्लाज्मोगैमी, दिस इज अ क्विक रिवीजन। प्लाज्मोगैमी में मतलब क्या, प्रोटोप्लाज्म जो फ्यूज होते हैं। पहला स्टेप क्या होता था कि जो भी कंपैटिबल हाइफा होगा फंगाई का, वो दोनों एक साथ आ जाएंगे और उनकी जो भी प्रोटोप्लाज्म है ये फ्यूज हो जाएगा। तो ये कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, ये फ्यूज हो गया है मान लो। ओके, तो कभी कभी क्या होता है कि इनका अंदर का जो न्यूक्लियस है वो समटाइम्स इट इज नॉट फ्यूज्ड येट। तो प्लाज्मोगैमी में तो सिर्फ प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो गया। कैरियोगैमी में न्यूक्लियर फ्यूजन, मतलब ये दोनों न्यूक्लियाई ने फ्यूज करके एक न्यूक्लिया बना दिया। अगर कुछ फंगाई की क्लासेस है जैसे एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, उसमें ये न्यूक्लियर जल्दी से फ्यूज नहीं होते, कुछ देर तक सेपरेट रहते हैं। सेल तो बन गया एक फ्यूज होके, बट सेपरेट रह गया न्यूक्लियस, जिसको कहते हैं हम डाइकैरियन फेज। हाँ, डिलेड कैरियोगैमी इट्स नथिंग बट अ डाइकैरियन फेज। एंड लास्ट में क्या हो जाएगा फिर, ये जैसे एक न्यूक्लियस ऐसे फ्यूज हो जाएंगे, देन ये बनता है जाइगोट, जिसमें क्या होने वाला है आगे, मियोसिस। ये दोनों फ्यूज हो गए, एक ही न्यूक्लियस बन गया। देन यहाँ पे आपका होगा मियोसिस, जो आगे जाके फिर से स्पोर्स बनाएगा। ओके, दैट्स हाउ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गोज। इजी है, याद रख लीजिएगा कि स्टेप 3 ही है। और डाइकैरियन स्टेज, कभी कभी एक मार्क का क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि व्हाट इज डाइकैरियन फेज या डाइकैरियन स्टेज, या कौन से फंगाई में इस फेज को देखा गया है। तो इसको भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, व्हाट डज इट मीन कि जब दो न्यूक्लियाई सेपरेटेड है, कैरियोगैमी जो है वो लेंदी हो चुकी है, दोनों न्यूक्लियाई का फ्यूजन नहीं हुआ है, सेपरेट है, तो उसको हम कहते हैं डाइकैरियन स्टेज। ओके, देन वेरियस क्लास ऑफ फंगाई को डिफरेंशिएट करना है, बड़ा क्वेश्चन है ये। माइसिलियम, स्पोर्स एंड उनके फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर। सी हैव टेकन अ टेबल हियर, ध्यान दीजिए। अभी आप माइसिलियम के ऊपर अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो क्विकली आई कैन गिव यू वन हिंट। हमारे पास 4 है क्लासेस, फाइको, एस्को, बेसिडियो, ड्यूट्रो। फाइ, एस, बैस, ड्यू, है ना, ऐसे 4 क्लासेस है फंगाई के। तो इसमें क्या है, सिर्फ फाइ का जो माइसिलियम है दैट इज ओनली एसेप्टेड, अगर आप ध्यान दोगे। बाकी एस, बैस, ड्यू में सारे माइसिलियम जो है वो सेप्टेड है। तो आपको क्वेश्चन में यहाँ पे क्या था कि माइसिलियम के हिसाब से क्या हो गया, फिर ओनली फाइव जो है वो सेप्टेड है, बाकी जो है वो एसेप्टेड है। कार्य एसेप्टेड, सॉरी, फाइव को एसेप्टेड है, बाकी जो है वो सेप्टेड है। आई होप सेप्टेड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो एट दिस पॉइंट नाउ। सेप्टेड मतलब क्या, जब ये फिलामेंट होता है, अगर इनमें ऐसे सेप्टम आ गया एंड न्यूक्लियस सेपरेट हो गए तो वी कॉल्ड एज अ सेप्टेट वाला फंगाई। एंड अगर ऐसे कोई फिलामेंट्स है जिसमें न्यूक्लियर जो है वो ऐसी सस्पेंडेड है, मल्टी न्यूक्लियेटेड स्टेज है, जिसको सिनोसाइटी भी कहते हैं, उसको कहेंगे हम असेप्टेड, क्योंकि यहाँ पे बीच में कोई भी दीवार जो है वो नहीं है, कोई भी सेप्टम जो है वो नहीं है। ओके, क्विक रिवीजन। देन हमको क्या है, उनके स्पोर्स। तो फाइको में क्या है, यू गेट स्पोरेंजियोस्पोर। एस्को में क्या है, सी नाम में ही है, एस्को में एस्कोस्पोर्स। बेसिडियो में बेसिडियोस्पोर्स, और ड्यूट्रो में कोनिडियोस्पोर्स। सिंपली, बहुत इजी है याद रखने में, है ना। एन एग्जाम्पल you can remember, so this can again form your 5 mark question। तो जनरली स्पोर्स, माइसेलियम और उनकी फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर ही, एस्कस में, एस्कोमाइसिटीज में एस्कस होगी उनकी फ्रूटिंग बॉडी। देन यहाँ पे उनका फ्रूटिंग बॉडी होगा स्पोरेंजियम। देन यू कैन सी एस्कस, बेसिडियम एंड कोनिडियम। सो ऐसे उसके रेस्पेक्टिव नाम के हिसाब से आप याद रख सकते हो उनकी फ्रूटिंग बॉडी को भी। क्लियर? इसको आप एग्जाम में भी एज अ टेबल वाइज भी लिखोगे ना, तो उसका प्रेजेंटेशन भी अच्छा दिखेगा, पढ़ने वाले को वो क्लियरली एक ही व्यू में समझ में भी आएगा, एंड यू कैन गेट रियली गुड मार्क्स बाय प्रेजेंटेशन ऑल्सो। ओके, अब ऐसा कौन सा प्लांट है जिसको ट्रूली पहली बार टेरेस्ट्रियल कहा गया और क्यों? ब्रायोफाइट्स है इसका आंसर। आर द ब्रायोफाइट्स टेरेस्ट्रियल प्लांट्स? आंसर मी।
ब्रायोफाइट्स है क्या? ओके, आई गॉट वन एज अ टेरिडोफाइट. एनीवन एल्स? ओके. ओके, और क्या आंसर्स आ सकते हैं मुझे? सो टेरिडोफाइट गोज द राइट आंसर. या, तो क्यों क्यों टेरिडोफाइट्स को टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहा गया? क्योंकि इन चीजों से हमने क्या देखा कि यहाँ से टेरिडोफाइट्स वाले जो डिवीजन है या जो फाइलम है, यहाँ से क्या हो गया, देयर वाज अ प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर बंडल्स सीन. जैसे जाइलम और फ्लोएम है ना, वो कहाँ देखे गए? यहां से देखे गए. करेक्ट. क्लियर? नहीं, टेलिडियोफाइट्स नहीं. Well, the gametes and spores of Phaeophyceae have a distinct morphology. Give its name. याद है Phaeophyceae ब्राउन alga जो है, उस ब्राउन alga में एक अलग तरीके की मॉर्फोलॉजी है जिसको कहते हैं हम पायरीफॉर्म. तो ऐसे इट्स अ पियर शेप्ड स्ट्रक्चर. पियर एक फ्रूट होता है ना, जैसे कुछ ऐसा शेप स्ट्रक्चर का गैमेट होता है. और जनरली इनमें क्या आता है ना, से दो बायलैटरल फ्लैजेला होते हैं. ओके, सो ब्राउन alga के एग्जाम्पल आप दे सकते हो. नहीं वैभव. अच्छा हाँ, रूट स्टेम एंड लीव्स यहाँ पे नहीं होगा. द राइट आंसर टेरिडोफाइट्स का बता रहे हो शायद आप मुझे. इसका आंसर होगा, पेन इज नॉट वर्किंग. क्या बात कर रहे हो यार, दिख तो रहा है. लीफी स्टेज मॉसेस का दिख नहीं रहा है क्वेश्चन. Vaibhav and Priyanshu, they have well developed vascular bundle is the right answer here. Okay. अब how is leafy stage formed in mosses and how it is different from protonema? आपको याद है liverworts and mosses में आपने, ये ब्रायोफाइट्स है करेक्ट. सो liverworts में आपने गेमा कप के बारे में पढ़ा था, कैसे कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें बर्ड्स बनते हैं. और mosses में क्या पढ़ा था? दो स्टेजेस पढ़े थे, एक तो प्रोटोनीमा स्टेज, फिर उससे बन रहा था लीफी स्टेज, है ना. सो प्रोटोनीमा से बीच में का एक स्टेज आता था जिसको हम सेकेंडरी प्रोटोनीमा भी कहते हैं. तो जो लीफी स्टेज आता है वो प्रोटोनीमा स्टेज से ही आता है. सो लेट्स सी कि ऐसा हो जाता है कि प्रोटोनीमा से बनेगा सेकेंडरी प्रोटोनीमा, एंड फिर सेकेंडरी प्रोटोनीमा से आता है लीफी स्टेज वाला स्ट्रक्चर. तो प्रोटोनीमा जनरली क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ फिलामेंट्स जैसा है ऐसे. इसके बाद इसके ऊपर जब ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर ग्रो होने लगाएगा, सी यहाँ पे देखिए ये वाली दिख रही है ना. सो कोई स्पोर है, ये स्पोर ने क्या किया, जर्मिनेशन किया, और यहाँ पे देख सकते हैं आप प्रोटोनीमा स्टेज है, थिन फिलामेंट वाला स्ट्रक्चर है. ये प्रोटोनीमा के ऊपर जब बड्स बनेगा, और ये बड्स जब ऐसे लीव्स अरेंज करेंगे, स्पाइरली अरेंज लीव्स, उस स्पाइरली अरेंज लीव्स वाले स्ट्रक्चर को कहते हैं लीफी स्टेज. सो लीफी स्टेज कैसे आया? फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा एंड फ्रॉम द प्रोटोनीमा. ओके, सो दैट इज हाउ कि प्रोटोनीमा जो है वो सिंपली क्या है, एक ग्रीन ब्रांच फिलामेंटस स्टेज है. वेयर एज लीफी स्टेज क्या है, अपराइट मतलब सीधा खड़ा हुआ ऐसे ऐसे लीव से बना हुआ स्टेज है. दैट इज हाउ इट इज डिफरेंट. अगर आप ये वाला डायग्राम बना सकते हो, ये वाला और ये ऐसा वाला, तो भी काफी है. यू विल गेट गुड मार्क्स फॉर दिस. आलम, आप जो हो, ये रिकॉर्डिंग आपको स्टूडेंट सोर्स में मिल जाती है, सो डोंट वरी. ओके, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, सो यू कैन सी थ्रू ऑल द क्वेश्चंस. सी बच्चों ये ध्यान देना, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है कि गैमेटोफाइट्स जो ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट्स में है और जो जिम्नोस्पर्म्स में है, उनमें क्या फर्क है. अगर आपको याद होगा, आपने जब भी ये सारे फाइलम्स पढ़े थे, जैसे आपने आल्गा, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म पढ़ा होगा, तो जनरली आल्गा तो छोड़े, यहाँ पे गैमेटोफाइट का वी विल नॉट टॉक अबाउट आल्गा बिकॉज उसकी बॉडी बहुत ही सिंपल है, सिंपल थैलस स्ट्रक्चर है. बट ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में क्या हो गया था, इफ यू रिमेम्बर, गैमेटोफाइट वाज अ डोमिनेंट बॉडी. टू रिकॉल यू, गैमेटोफाइट वाज अ डोमिनेंट बॉडी जिसके ऊपर स्पोरोफाइट जो है वो डिपेंड करता था. किस में? ब्रायोफाइट में और टेरिडोफाइट में.
बाद में क्या हो गया, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में द केस बिकेम रिवर्स्ड। तब डोमिनेंट जो हो गया वो दैट वाज स्पोरोफाइट बन गया डोमिनेंट वाला, एंड रिवर्स हो गया गैमेटोफाइट जो हो गया डिपेंडेंट। गैमेटोफाइट जो है वो डिपेंड करने लग गया उसके ऊपर। तो यू कैन सी, मैंने डायग्राम में खूबसूरत से दिखाया है यहाँ पे कि रिडक्शन ऑफ गैमेटोफाइट मतलब जैसे ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट्स में गैमेटोफाइट दिखता था, डोमिनेंट था। सी यू कैन सी नीचे वाले लीफी स्टेजेस जो है वो गैमेटोफाइट है, जिनके ऊपर स्पोरोफाइट ग्रो हुआ है और वो उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। बट जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ, प्लांट आगे बढ़ता है, गैमेटोफाइट जो है वो छोटे छोटे होने लग गए। तो जब तक जिम्नोस्पर्म्स तक प्लांट वाले ग्रो कर गए, मतलब अपना एवोल्यूशन कर गए, तब तक यू कैन सी जो गैमेट्स है वो तो सिर्फ कुछ कोन्स में बनाया गया, मेल वाला कोन, फीमेल वाला कोन। एंड एंजियोस्पर्म में तो छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स एकदम से टाइनी टाइनी बन गए। तो ऐसा गैमेटोफाइट जो है वो रिड्यूस होते होते गया फ्रॉम द ब्रायोफाइट टिल द एंजियोस्पर्म। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ब्रायोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स की गैमेटोफाइट में क्या डिफरेंस है। तो ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में क्या है कि जो गैमेटोफाइट है उसके ऊपर डिपेंडेंट है ये स्पोरोफाइट, मतलब वो इंडिपेंडेंटली जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में, बट जिम्नोस्पर्म में गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वो डिपेंड हो जाएंगे स्पोरोफाइट पे। यही डिफरेंस है। काफी सी सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। या नाउ दिस इज समथिंग यू नो कि ऐसे कौन से जिम्नोस्पर्म्स के रूट्स है दैट्स हैव फंगल एंड algal एसोसिएशन। एग्जांपल देना है आपको। सो यहाँ पे मैंने पाइनस का एग्जांपल लिया है। पाइनस का जो है फंगल एसोसिएशन होता है जो माइकोराइजा बनाते हैं। सी अगेन माइको, मैंने पहले भी कहा था माइको वर्ड आता है मतलब ये फंगाई से रिलेटेड है। तो माइको प्लस राइजा मतलब क्या, फंगाई जो किसी के प्लांट के रूट्स के साथ जुड़ गए हो, है ना। तो दैट इज हाउ देन साइकस में क्या हुआ है, आल्गा का एसोसिएशन हुआ है। सो हाउ एग्जांपल्स हमने पाइनस और साइकस जिम्नोस्पर्म्स के लिए है और उनका माइकोराइजा एंड या आल्गा क्या बोल रहे हो आप साइकस में, जो बैक्टीरिया के साथ जुड़ सकता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। हाँ, राइजा मीन्स राइजोइड्स या फिर रूट लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम कह सकते हैं रूट लाइक स्ट्रक्चर्स। ओके फाइन, नाउ दिस कैन कम योर एज अ 5 मार्क क्वेश्चन। ये 5 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, सारे ही प्लांट्स जो अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन दिखाते हैं उनको हम हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक या हैप्लोडिप्लॉन्टिक, इनमें से कहीं पे भी हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन मतलब क्या कि प्लांट अपना कुछ वक्त जो है वो गैमेटोफाइट में बिताएगा एंड कुछ वक्त जो है वो स्पोरोफाइटिक फेज में बिताएगा। तो अभी मैंने जिससे डिस्कस किया कि ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में क्या था, गैमेटोफाइट फेज डोमिनेंट था, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट था। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में कौन था, स्पोरोफाइट जो था वो डोमिनेंट था, गैमेटोफाइट जो वो डिपेंडेंट था। तो होता क्या है अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन में, सी कमिंग टू द डायग्राम, सपोज हम गैमेटोफाइट से स्टार्ट करते हैं। तो गैमेटोफाइट क्या है, नाम में क्या रखा है कि गैमेटोफाइट, गैमेट बनाने वाला। तो जब ये गैमेट बनाएगा मेल एंड फीमेल गैमेट, तो अब तक तो ये जो भी साइकिल थी इसकी हैप्लॉइड थी, मतलब इनके बॉडी जो भी ऑर्गेनल्स सेल्स थे वो हैप्लॉइड थे। जैसे ही दोनों गैमेट्स ने फ्यूज कर लिया ये बन गया डिप्लॉइड जाइगोट, मतलब ये अब हो गया स्पोरोफाइट। हमेशा याद रखिए गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है, स्पोरोफाइट जो है वो डिप्लॉइड होता है। अब स्पोरोफाइट की पूरी बॉडी बन गई, स्पोरोफाइट ने मियोसिस करके हैप्लॉइड स्पोर्स बना लिए। अब ये हैप्लॉइड हो गया मतलब फिर से गैमेटोफाइट वाले फेज में एंटर कर गया। सो क्या हुआ, गैमेटोफाइट वाले फेज ने, गैमेटोफाइट वाला जो हिस्सा था प्लांट का उसने गैमेट बनाया मेल और फीमेल का। ये जब एक साथ आए जाइगोट बन गया जो डिप्लॉइड है, इसने मियोसिस किया और बनाए स्पोर्स, और ये स्पोर्स ने बनाया स्पोरोफाइटिक प्लांट। और ये स्पोर्स जो बनते हैं ये फिर से आएगा, डेवलप करेगा गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी को। तो ऐसे वो साइकिल चलती रहेगी, कभी स्पोरोफाइट कभी गैमेटोफाइट। दैट इज कॉल्ड एज अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। अगर आपको एग्जाम्पल पूछा है तो यू कैन गिव एनी
हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल या डिप्लॉन्टिक, ये शायद आपके एग्जाम में या फिर सिलेबस में नहीं है, तो यू कैन गिव मोस्टली अलगा जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल करते हैं, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स जो है वो डिप्लॉन्टिक करते हैं, सो यू कैन गिव लाइक दैट एग्जांपल्स। ओके अंकुश, N2N मतलब हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, मतलब क्रोमोसोम का नंबर, क्रोमोसोम नंबर, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है, इफ यू हैव ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम तो उसको हैप्लॉइड कहते हैं। तो जनरली क्या होता है, गैमेट में एक ही सेट होता है, एक सेट मदर से आएगा, एक सेट एक सेट फादर एंड एक सेट मदर से आएगा, तब जाके दो सेट बनते हैं क्रोमोसोम को। सो 2N मतलब टू सेट यू कैन से, या फिर पेयर ऑफ क्रोमोसोम। जैसे इसको और सिंप्लीफाई करके बताना है तो अगर ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन में कितने हैं, 23 पेयर है। पेयर है मतलब वो डिप्लॉइड कंडीशन है, जोड़ियों में है ये। अगर इसको हैप्लॉइड करना है मतलब ये 46 क्रोमोसोम है, जोड़ी मतलब क्या, एक में दो होती है, तो 23 जोड़ियों में कितना होगा, 26 क्रोमोसोम होगा। तो 26 वाला इज अ डिप्लॉइड कंडीशन। अगर हैप्लॉइड जाना है मतलब सिर्फ 23 क्रोमोसोम, तो ये हैप्लॉइड कंडीशन सिर्फ गैमेट में ही आएगी। अब आता है ये हिस्से में कि ऐसा, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, कि ऐसा कौन सा प्लांट है जो हेटेरोस्पोरी करता है और जिसने सीड हैबिट दिखाया हो। कैन एनीबॉडी रिकॉल व्हाट वाज सीड हैबिट, इसको हमने कहाँ पढ़ा था, सीड हैबिट को कहाँ पढ़ा था बच्चों। आवाज नहीं आ रहा है, आवाज मैंने अभी बात किया वैसे जिसको भी आवाज नहीं आ रहा है रीलॉग इन बच्चों, ट्राई टू रीलॉग इन। ओके सीड हैबिट कहाँ देखा है, यू रिमेम्बर कि दिस इज अ सिग्निफिकेंट इवेंट और अ प्रिकर्सर ऑफ अ सीड हैबिट। कहाँ पे, कहाँ पे, प्लांट तो है ही सर्वेश, हमने ये टेरिडोफाइट्स में पढ़ा है। तो टेरिडोफाइट में क्या होने लग गया कि जो भी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट था, जाइगोट जब बना, मेल और फीमेल गैमेट का यूनियन होते ही जाइगोट बना, देन बना एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो था वो फीमेल गैमेटोफाइट में ही होने लग गया, मतलब फीमेल का जो बॉडी पार्ट होता है उसमें ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने लग गया, जिससे क्या हो गया, आगे जाके जिम्नोस्पर्म्स में सीड का पहली बार प्रेजेंस देखने लग गए। तो ये सीड बनाने की हैबिट, सीड बनाने की जो तैयारी थी वो चालू हो गई थी कब से, फ्रॉम द टेरिडोफाइट प्लांट्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, ये तो सीड हैबिट के बारे में हो गया, तो मैंने हिंट क्या दे दिया कि हम टेरिडोफाइट का एग्जांपल देखेंगे जो हेटेरोस्पोरी करता है। हेटेरोस्पोर्स मतलब स्पोर्स ऑफ डिफरेंट साइज, है ना। तो अगर आपको याद है सेलेगिनेला और सैल्विनिया, ये जो है, यही दो ऐसे एक्सेप्शन है जो होमोस्पोरी नहीं करते। सारे टेरिडोफाइट्स एग्जिबिट होमोस्पोरी। होमोस्पोरी मतलब प्रोड्यूसिंग सेम टाइप ऑफ स्पोर्स, बट सेलेगिनेला एंड सैल्विनिया है जो एक्सेप्शन है, जो हेटेरोस्पोरी बनाते हैं। मतलब सी डायग्राम में देखिए बच्चों, कम हियर यू कैन सी, जो स्पर्म या जो मेल गैमेट है वो बहुत ही टाइनी है, छोटे से है, और जो एग सेल है मैक्रोगैमेटोफाइट मतलब एग सेल बहुत सी बड़ी है। तो आप देख सकते हो कि अलग अलग साइज के जो गैमेट्स बन रहे हैं उसको हम कहते हैं हेटेरोस्पोरी। सेम टाइप के गैमेट बनते तो उसको हम होमोस्पोरी कहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। ऐसे तो हम बहुत तेजी से जा रहे हैं बच्चों। ओके नाउ, ऐसे क्या कंडीशन हो गई जिम्नोस्पर्म्स में जिसमें लीव जो है वो अडाप्ट कर गए हैं फॉर द जेरोफाइटिक कंडीशन। जेरोफाइटिक कंडीशंस में लीव्स ने आइडेंटिफाई क्या कर लिया, अडाप्ट कर लिया जिम्नोस्पर्म्स में। तो यू कैन सी कि जिम्नोस्पर्म्स का जो लीफ होता है वो नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है, देन उनके पास थिक क्यूटिकल होता है ना, देन दे हैव श्रंक स्टोमाटा, श्रंक सॉरी sunken स्टोमाटा। तो ये सारी चीजें क्यों हुई है, टू रिड्यूस वाटर लॉस,
टू रिड्यूस वाटर लॉस, है ना। तो जिम्नोस्पर्म्स जो है ज़ेरोफाइटिक कंडीशन मतलब ऐसे ड्राई एरिया में ग्रो होते हैं जनरली, जहां पे पानी का जो है वो मिलना, यू विल गेट इट बाय मॉर्निंग, जहां पे पानी की स्कैरसिटी होती है, कमतरता होती है, तो फिर वो लोग क्या करते हैं कि अरे भाई पानी कम है। अब एग्जाम्पल जैसे आपका क्रिसमस ट्री है ना। क्रिसमस ट्री अगर किसी ने देखा होगा, बहुत ही ठंड जगह में अगर वो ग्रो हो रहा है, तो वहां पे क्यों ऐसा उसने नीडल लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, क्योंकि वहां पे ठंड इतनी ज्यादा है कि वो वाटर लॉस को बेयर नहीं कर पाएगा। तो वैसी ज़ेरोफाइटिक कंडीशन मतलब ऐसे ड्राई एरियाज में जहाँ पे जिम्नोस्पर्म ग्रो होता है, क्यों, क्योंकि उनको वाटर लॉस को रिड्यूस करना है सिंपली डेजर्ट में। या सो दैट फिनिशेस योर रिविजन ऑफ फर्स्ट चैप्टर, सेकंड एंड थर्ड। अब इनमें से आपको अगर डायग्राम वाइज मैं बोलूं कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो डायग्राम वाइज आ सकते हैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन तो एज सच नहीं है बच्चों, बट आई कैन टेल यू कि मान लो कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया, पे अटेंशन, ओके। सपोज हाँ, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज पॉलीएम्ब्रियोनी। 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है कि पॉलीएम्ब्रियोनी का क्या है, मतलब बहुत सारे एम्ब्रियो जब एक साथ ग्रो होते हैं, ओव्यूल्स, उसको पॉलीएम्ब्रियोनी कहा जाएगा। देन कभी कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि समटाइम्स वाटर जो रिस्पॉन्सिबल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, उसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम कहते हैं ना कि इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स स्पेशली वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाई वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यू कैन राइट दैट कि वाटर का रिक्वायरमेंट इसलिए था क्योंकि वाटर, मेल गैमेट ट्रैवल कर सकता था टुवर्ड्स द फीमेल गैमेट फॉर द फर्टिलाइजेशन, है ना, क्योंकि उनको फर्टिलाइजेशन के लिए एक मीडियम चाहिए जहां से वो ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है। देन कभी कभी ऐसे 1 मार्क क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने आपके सेकेंड चैप्टर में पढ़ा होगा कि व्हाट इज पायरेनॉइड बॉडी। पायरेनॉइड बॉडी मतलब जो फंगाई में स्टार्च सॉरी प्रोटीन स्टोर करने के लिए होता है। या डिफाइन गेमा कप, जैसे मैंने अभी कहा गेमा कप को डिफाइन कीजिए, ऐसा पूछा जा सकता है कि डिफाइन द गेमा कप। देन इट कुड बी आस्क्ड लाइक सी वुड या हार्ट वुड जो देखते हैं आप टेरिडोफाइट्स में, उसमें हम पूछ सकते हैं। फॉसिल क्या है वो भी पूछ सकते हैं। देन आपके जिम्नोस्पर्म में जो टॉलेस्ट ट्री है, एग्जाम्पल बोलिए। देन ब्राउन alga में देर इज वन ऑफ द लार्ज कैल्प्स करके है जो बहुत लंबे लंबे भी ग्रो हो जाता है। बिफोर यू लीव बच्चों मेक श्योर आप कुछ इंपॉर्टेंट ना छोड़ दो प्लीज। यस सर्वेश, दैट इज वेरी ट्रू। तो alga में भी देर इज क्या कैल्प करके है ब्राउन alga जो बहुत ही बड़ा ग्रो होता है। एंड alga में आप वो भी पढ़ सकते हो बच्चों, जैसे सिंगल सेल प्रोटीन है, एडिबल alga कौन से हैं, ऑर्नामेंटल या मेडिसिनल पर्पस वाले क्या है, या आप ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में, स्पेशली ब्रायोफाइट्स में जैसे मॉसेस का यूज किया है ना, पैकेजिंग मटेरियल की यूज किया है, पीट करके यूज किया है फॉसिल फ्यूल बर्निंग के लिए। देन और क्या यूज किया है, टेरिडोफाइट्स में ऑर्नामेंटल एंड मेडिसिनल पर्पसेस है। तो इस चीज को आपको लिखना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा इन सारे पॉइंट्स को, यहाँ से जो है ना वो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अभी के क्लास में मैं यहाँ पे बताती हूँ। यस यस, स्पिरुलिना इज एडिबल। देन अच्छा ओके फाइन फाइन दौलत, वैसे यहाँ पे हम रुक ही रहे हैं बिकॉज हियर वी एक्चुअली कम टू एन एंड। फाइन, आई विल चेंज द कलर, नो वरीज। Okay, I think this can be visible now. ठीक है। अगर डायग्राम पूछा है तो इसका डायग्राम आपको निकालना होगा, अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन का। दिस कैन बी आस्क्ड, तो 5 मार्क के साथ आप डायग्राम और ये निकाल सकते हो। बाकी का यहाँ पे डायग्राम एज सच बेस्ड कुछ नहीं होगा। ब्रायोफाइट्स एंड मॉसेस के लिए अगर डायग्राम बेस्ड कुछ नहीं पूछा जाएगा। समटाइम्स दे मे आस्क डिफरेंशिएट बिटवीन ब्राउन alga एंड रेड alga, देन आप डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स एंड एग्जांपल लिखिए। एंड फंगाई का भी पूछ सकते हैं कि फंगाई में
क्या डिफरेंशिएशन, जैसे क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, जैसे मैंने आपको आई थिंक ये दिखाया ना एक टेबल, हाँ सी दिस यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस टेबल। आपके एनसीईआरटी में भी है ना बच्चों, टेबल दिया हुआ है, तो इस टेबल का भी आप हेल्प ले सकते हो टू अंडरस्टैंड कि माइसेलियम, बॉडी, रिप्रोडक्शन और एग्जांपल्स के हिसाब से। सी जैसे एग्जांपल फंगा में क्या पूछा था कि जेनेटिक वर्क के लिए कौन सा फंगा यूज किया है, क्लब फंगाई किसको कहते हैं, एडिबल फंगाई कौन सा है, पॉइजनस फंगाई कौन सा है। तो ऐसे बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है जिसको आपको याद रखनी है। यस, सो इज दिस क्लियर कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर में क्या क्या आ सकता था। फर्स्ट चैप्टर में हमने अलग अलग टेक्सोनॉमी देखी, रिप्रोडक्शन के जो भी रिप्रोडक्शन नहीं सॉरी लिविंग बीइंग के जो क्राइटेरियाज होते उनके बेस्ड क्वेश्चंस देखे। आपका उस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में ना, प्री फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का भी एक कॉन्सेप्ट है इन एनसीईआरटी, तो उसमें भी एक बार जस्ट टेक ओवरलुक कि वहां से भी क्वेश्चन आ जाए, है ना। देन वी कैन मूव, अभी नहीं, we will move to the chapter 4, 5, 6 in the next session. If you want, हम अगर आज ही करते हैं, but we are going in a sync actually बच्चों, तो ऐसा हो जाएगा कि बाकी लोग आगे पीछे चल रहे हैं। I don't want that. ठीक है, इन तीनों चैप्टर में से किसी को भी कहाँ पे भी कोई भी डाउट? हाँ अंकुश, डायग्राम जो है प्लांट नहीं एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स जो है स्पेशली आपका फ्रॉग का डायग्राम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो बन सकता है। फ्लावर का डायग्राम निकाल लीजिए करके बन सकता है फ्लावर डायग्राम, जैसे आपका फिफ्थ वाला चैप्टर है। कल देखेंगे बच्चे हम लोग, कल जो आपको इसी टाइम पे जब आप लॉग इन करोगे ना, तो आपका सेम बैच रहेगा, तो वी विल मी और नेहा मैम, तो आपको फिर अगले 3 चैप्टर का क्वेश्चंस का रिवीजन जो है वो करवा दिया जाएगा। सेल वाले में हाँ उसको भी हम रिवाइज करेंगे बच्चों, रुक जाओ। सेल वाले में भी, सेल वाले में ऑर्गेनेल्स है, जैसे क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, देन आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का सेल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल है, तो ऐसे चीजें हैं। उस चैप्टर को जब हम रिवाइज करेंगे क्वेश्चंस को, तब आपको बता दिया जाएगा। तो 3 दिन, अगले 3 दिन जो है मिस ना कीजिएगा, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर? तो आज के लिए क्या करोगे आप, आई विल गिव यू स्मॉल टास्क, जैसे अभी ये खत्म हो गया है आपका, नेक्स्ट एग्जाम जब भी होगा उसकी प्रिपरेशन, उसके पहले आई कैन सजेस्ट यू वन थिंग कि क्या कीजिए, जैसे अभी क्लास खत्म हो गया तो यू कैन क्विकली 10 मिनट्स दीजिएगा, 10 से 15 मिनट में चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 एनसीईआरटी में पूरा कर लीजिए पढ़ के। हाँ पता है बच्चे सैटरडे को बायोलॉजी, इसलिए तो ये रिवीजन क्वेश्चन ले रहे ना आपके लिए, दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग द रिवीजन क्वेश्चंस। सैंपल पेपर आपके स्कूल में नहीं मिला? सैंपल पेपर यू डोंट हैव? ओके, लेट मी सी एट द एंड ऑफ द सेशंस, अभी नहीं, कल और परसों भी हम लोग जुड़ने वाले हैं ना, तब तक अगर कुछ मिलता है तो आई विल जस्ट पुट इट अप। अच्छा, तो प्रीवियस ईयर के भी आप देख सकते हो, अगर इसका भी इस ईयर का रिलीज नहीं हुआ इस मंथ का, तो प्रीवियस ईयर का भी आप हेल्प ले सकते हो सैंपल पेपर का, क्योंकि जनरली वही होगा। ओके ओके, तो जिसको भी टाइम है फॉर योर नेक्स्ट पेपर, आई सजेस्ट यू कि कल का जो सेशन होगा, कल के सेशन में 2, 3 एंड 4 देखेंगे हम, सॉरी 3, 4, 5 4, 5, 6, सॉरी 1, 2, 3 तो आज हो गया, 4, 5, 6 देखेंगे हम। एंड उसके पहले आप इन तीनों चैप्टर को जो आज हमने किए हैं, उन तीनों चैप्टर को एनसीईआरटी कंप्लीटली पढ़ोगे। या यू विल गेट इट बाय टुमारो मॉर्निंग, मोहम्मद मैंने बताया। ओके, एवरीबॉडी क्लियर? सो प्रॉमिस मी एवरीवन बाय टुनाइट, आधा घंटा दो अभी क्लास से निकलते ही, तीनों भी चैप्टर अभी जो मैंने एक बार रिवाइज किया है, क्विकली एनसीईआरटी पढ़ लो ताकि सबको रिवीजन हो जाए। यस, and then you will be ready for your 22nd day of the exam. Clear?